नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल लाइव। मैं हूं नासिर अजीम खान हाज़िर खिदमत। मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ साहब, जो कि सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं। कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, चौधरी तनवीर अख्तर एडवोकेट। और तीसरे गेस्ट हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लाहौर से ही गुलाम रसूल भट्टी साहब, सहाफ़ी, तजियाकार। बात करेंगे बड़े अहम इशूज़ पर। आज मुल्क भर में क्या कुछ होता रहा, सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की खींचातानी जारी, क्या कुछ कहा सदर मुमलिकत ने, खत लिखा, खत में क्या कहा। और इसके साथ साथ आपके सामने बातें रखना चाहेंगे इमरान खान साहब का केस। जज अबुल हसनात साहब की अदालत में आज समाअत हुई। जज साहब खुद अटक जेल तशरीफ ले गए, समाअत अटक जेल में हुई, क्या कुछ मामलात हुए। और इसके साथ साथ अटक जेल के हवाले से क्या क्या मामलात वहां पर सामने नजर आए। इमरान खान साहब ने कोई किसी भी किस्म की तशवीश का इजहार नहीं किया, बल्कि इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मुझे कोई इशू नहीं। और साथ साथ और बात आपके साथ करते चलें, शाह महमूद कुरैशी का बड़ा अहम बयान साइफर केस के हवाले से, वो भी मुलजम है। और आपको मालूम होगा कि साइफर केस में क्या कुछ चल रहा है। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को एक्यूज के तौर पर गिरफ्तार हो चुके हैं। असद उमर साहब को गिरफ्तार किया गया था, सुनने में ये आता है कि वादा माफ गवाह बनाने के बाद उनको रिहा कर दिया गया। ये सारी खबरें और इसके साथ साथ निगरान के टिकट सेटअप के हवाले से भी बात करता चलूं, उनके भी क्या मामला चल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है मुल्क में। मईशत, पीडीएम की सियासत, पीडीएम लीडरशिप, टॉप लीडरशिप कहाँ जाके बैठ गई, और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, अखबार के एडिटर भी हैं। अशरफ साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सवाल ले लीजिएगा, क्या कहना चाहेंगे। पाकिस्तान का सबसे अहम मसला इकॉनमी, मईशत है। मईशत के हवाले से क्या राय रखते हैं, कैसे मुल्क को ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा नासिर कि पाकिस्तान का जो सबसे प्राइम और सेंसिटिव इशू है वो इकॉनमी है। और ये जो मसला है इकॉनमी का, ये कोई एक दिन का मसला नहीं है। हमारी ये बदकिस्मती है कि डे वन से अब तक इकॉनमी के मामले में या मईशत के मैदान में हमने हमेशा मुफाद परस्ताना और वक्ती और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फ़ैसले किए। और ये फ़ैसले एक तसलसल के साथ होते हैं, कॉन्स्टेंटली होते रहे। हर हुकूमत जो है उसने एक वतीरा पकड़े रखा, और वतीरा ये था कि वो अपने आप को तो वो हाजी लक कहते थे कि हम बिल्कुल ठीक हैं, और अपने से पहले वालों को बुरा भला और पता नहीं क्या कुछ कहते थे कि उनकी वजह से ये सारा भुगतान हमें करना पड़ रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे नतीजा ये है, और हकीकत भी यही है, जो दीवार पर लिखी हुई हकीकत है कि पिछले 75-76 साल से पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ खिलवाड़ किया गया, और उस खिलवाड़ का नतीजा ये है कि पाकिस्तान आज बदतरीन बहरान का शिकार है, इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मुश्किल सूरत हाल है, ये जितनी दकीक है, जितनी पेचीदा है और जितनी ये खौफनाक है, इसको ठीक करने के लिए कानून की सुपरमेसी में उतने ही खौफनाक, बेरहम और गैर लचकदार फैसले और उन पर अमल दरामद करना होगा। आपने अभी देखा है रिसेंटली जो फौजी क़यादत ने और ये जो निगरान हुकूमत है, इन्होंने जो स्पेशल कमेटियाँ बनाई इकॉनमी के लिए, और उन्होंने जो वर्क किया स्मगलिंग के ऊपर, ख़ासतौर पर अफगान बॉर्डर के ऊपर, और डॉलर में जो एक सट्टेबाजी हो रही थी उसके ऊपर, उसके नतीजे में चंद दिनों के अंदर डॉलर जो है ओपन मार्केट में 33 रुपये से भी ज़्यादा नीचे आया है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल, और ये पहली एग्जाम्पल नहीं, हमेशा जब भी इस तरह के सख्त फैसले किए गए उनके रिजल्ट्स हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सख्त फैसले जो उनसे हैं ये वक्ती साबित होते हैं, और उसके बाद फिर वही मामला होता है, और वही एक खुलवाड़ जो उनसे दोबारा से शुरू हो जाता है। अब हालात बहरहाल इस नहज तक आ पहुँचे हैं कि अगर हमने अपनी इकॉनमी को ठीक ना किया तो ये हर चीज़ को ले डूबेगी, ये आपकी सिक्योरिटी को भी ले डूबेगी, ये आपके अमन के साथ भी तबाही बर्बादी कर देगी, ये आपकी जो सलामती और इस्तेहकाम और सालमियत है उसके लिए भी सवाल खड़ा करेगी। इसलिए जो लोग भी मुक़्तदर हैं और जो फैसला साज हल्के हैं, वो दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे, वो इस्टेब्लिशमेंट है या नॉन इस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, उन्हें बहरहाल ये फैसला करना पड़ेगा कि हमने इकॉनमी को कैसे बचाना है। ये फैसला ना किया गया और इसमें ताख़ीर की गई तो नतायज जो उनसे बड़े ही हौलनाक हैं। और मैं इसी अच्छा, रेफरेंस साहब, पे दूसरी जानिब चलते हैं।
सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को खत लिखा। जी सदर जी मुमलिकत ने पहले भी कहा था कि मैं आर्टिकल 45 की जी बात करते थे और 48 की बात करते थे। वो कहते थे कि मैं खत लिख दूंगा। जी हतमी तारीख का सदर मुमलिकत ने खत के जरिए इलेक्शन कमीशन को पैगाम भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन के अखरात भी जी जी तरमीम के जरिए बढ़ा दिए गए थे। क्या समझते हैं, ये क्या सिलसिला चल रहा है? और एक और खबर भी आ रही थी, कहा यह जा रहा जी है कि किसी अहम शख्सियत को हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसी मालूमात आपके ज़राए के मुताबिक कि कोई ऐसी अहम शख्सियत हाउस अरेस्ट है? और दूसरा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और सदर मुमलिकत, ये क्या चल क्या रहा है? क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे? बड़ी बड़ी दिलचस्प बात आप कर रहे हैं। ये हाउस अरेस्ट वाला जो मामला है ना, ये तो इतना दिलचस्प है। मुझे याद आ गया कि एक वक्त में जब पाकिस्तान में फजल हुसैन चौधरी साहब थे ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, भुट्टो के दौर में, तो वो कहते हैं कि रात को प्रेसिडेंट हाउस की जो दीवार थी ना, उसके बाहर को लिख कर चला जाता था कि सदर को रिहा करो, और अगले दिन वो सिक्योरिटी वाले उसको मिटा देते थे। वो फिर रात को लिखा होता था, वो फिर मिटा दिया जाता। तो वो इंटेलिजेंस वालों ने ये सोचा कि पता तो करें ये करता कौन है, ये काम लिख कौन रहा है, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये कौन लिख जाता है। तो बिलाखिर उन्होंने इस बंदे को पकड़ लिया, जो मुंह छुपा के रात गए, वो प्रेसिडेंट हाउस की दीवार पर लिख रहे थे कि सदर को रिहा करें। और जब उनके चेहरे से पर्दा हटाया गया तो वो सदर साहब खुद थे। तो अमूमी तौर पर तो हमारे जो सदूर होते हैं, अगरचे वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, लेकिन वो एक तरह से वो चाहते ना चाहते हुए भी मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से आयन के बुनियाद पर भी और वो नज़रबंदी होते हैं। और जब हालात इस तरह के होते हैं कि आप सदर होते हुए भी पार्टी बनने की कोशिश करें, और बीइंग अ हेड ऑफ स्टेट आप नॉन ए पॉलिटिकल होने के बजाय आप बाकायदा इस तरह की पॉलिटिक्स का वो तासर दें और एक्सप्रेशन दें कि जिससे ना सिर्फ ये कि आपका अपना जो मजमूई करैक्टर है और मजमूई आपका जो स्टेचर है उसके ऊपर एक बुरा इंप्रेशन आए, बल्कि जो रियासती इदारे हैं उनमें भी एक बेयकीनी की सूरत पैदा हो जाए, तो फिर इस तरह की नज़रबंदी जो सी है वो हो जाती है, जो बाजार तो आज़ादी होती है लेकिन एक्चुअली बाहर नज़रबंदी होती है। और मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली वो किसी ना किसी शक्ल में, और आज का जो आपने अभी बात की ना कि जो उन्होंने ख़त लिखा और ख़त में तजवीज़ दी, तो वो जो ख़त लिखा है और जो तजवीज़ दी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल में 6 नवंबर को इलेक्शन हो जाने चाहिए, जो उन्होंने आइन के 40 आर्टिकल 48(5) के तहत ये बात कही है। ये जो चाहिए वाली बात है ना, और मेरे ख्याल में और तजवीज़, यही सबसे बड़ी इस बात की अलामत है कि वो अगर नज़रबंद नहीं भी हैं तो फिर वो नज़रबंद ही है। तो ये सिंपल सी बात है। और बाकी इसके अगेंस्ट जो सामने सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। 6 महीने से ज़्यादा अच्छा हो गया अशरफ है। साहब, मैं आपके सामने, अशरफ साहब आवाज़ अगर मेरी सुन पा रहे हैं तो मैं आपके सामने आज की एक अहम खबर रखना चाहूँगा, आपका तजिया लेना चाहूँगा। खुसूसी अदालत के जज अव्वल असनाद जुल्करनैन साहब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में आज की। जी क्या कहना जी जी चाहेंगे? क्या कुछ आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है? और साथ साथ साइफर केस का फैसला, साइफर के हालात, इमरान खान का मुस्तकबिल, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी आप एक बयान साथ में सुनने के, वो कह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ किया हो तो मुझे बेशक फांसी दे दी जाए। ये आज के अहम डेवलपमेंट दोनों बाप की जानब से जो कि को एक्यूज हैं साइफर केस के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी बड़ी क्लियर सूरत हाल है। मैं आपको बता दूं एक बात, बहुत ही दैट इज मच मच क्लियर सिचुएशन इन दैट केस इन साइफर आर द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर शाह महमूद कुरैशी। दोनों तरफ से साफ जाहिर है कि आज जो बात हुई, जो उन्होंने बात की जस्टिस साहब ने अटक जेल के बारे में, अटक जेल में खान साहब की मौजूदगी पर और उनके बारे में कि ही इज़ क्वाइट सेटिस्फाई ओवर देयर और उनको कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पर ठीक है, महफूज हैं। दैट मीन्स कि उन्हें वहाँ पर रखा जा रहा है, बाहर आने का कोई चांस इम्कान नहीं है। वैसे भी जो क्या उसे कहते हैं कि जो लिखी हुई चीज़ है, लिखी पड़ी चीज़ है, जो आसार क्राइन हकायक बुनियाद पर जो ज़मीनी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनकी बुनियाद पर तो अभी खान साहब जो है ना वो 3-4 साल के लिए वो आराम ही करेंगे, आउट ही रहेंगे, और किसी न किसी चक्कर में इस वो जो है ना वो ये जो मामला है इसके इसका शिकार रहेंगे। शाह महमूद साहब ने भी जो बात की है
उन्होंने एक तरह से हथियार ही डाले हैं, सीधी सी बात है। उन्होंने जो बात कही है सिंपल सी बात है, उन्होंने कही मैंने अगर कुछ किया है तो फिर मुझे फांसी दे दें। अगर वो ना भी कहेंगे तो जिन्होंने फांसी देनी है, अगर वो फांसी देने का इरादा कर लेंगे तो वो तो नहीं हटेंगे। लेकिन फांसी जो सी है वो दी जाए या ना दी जाए, मामला जो से वो यही है कि अभी दूर दूर तक जो डेड लॉक है ये दूर होता हुआ दिखाई नहीं देता। अच्छा, मैं एक और आपको एक दिलचस्प सा लतीफ़ा सा सुना दूँ एक, कि जब जनरल ज़ियाउल लगते तो उनकी जो फौजी अदालतें थी ना, उनमें एक केस आया, कर्नल साहब केस सुन रहे थे, और वो जो मुलज़िम था उसके जो वकील सफाई थे उन्होंने आकर तो बताया कर्नल साहब को कि सर ये बंदा जो है बेगुनाह है और ये मासूम है और इसने कोई ऐसा जुर्म किया नहीं जिसकी बुनियाद पर इसको आपने पकड़ा है। और उनकी वजाहत और सफाई देते देते कोई आधा घंटा गुजर गया। जब आधा घंटा गुजरा ना तो कर्नल साहब ने कहा कि वकील साहब अपनी जिरा फिर पूरी करें, मैंने इसे सजा भी देनी है। तो मतलब बात करने का यह है कि जो चीज़ें डिसाइडेड होती हैं वो डिसाइडेड ही होती हैं, जो मामला तय होते हैं वो तय ही होते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो डिसाइड होकर सामने आ रही हैं, हम लोगों को ख़ास तौर पर और बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, उनको ये सोचने की बात है कि जब ये सब कुछ नहीं था, जब आपको सब कुछ कहने की इजाज़त थी और जब आपको आज़ादी थी कि आपके मुंह में जो भी आए आप कह सकते हैं, तो उस वक्त जो कुछ आपने कहा वो कितना जिम्मेदाराना था, और जो कुछ आपने किया वो कितना इन टू द लिमिट था, और वो कितना आज़ादी के जो हकीकी तकाजे हैं उनके ऊपर पूरा उतरता था। वो शेर भी है गालिबन मीर तकी मीर का कि इतना सलूक कर जो तदारक पजीर हो, हद से ज़्यादा जोरो सितम खुशनुमा नहीं, इतना सलूक कर जो तदारक पजीर हो। लेकिन जब हम सलूक कर रहे होते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं कि शायद कल को हमें इसका कोई जवाब भी देना पड़े। तो नतीजा आप देख लें 9 मई और उससे पहले की जो मामला थे, हालात थे, बहरहाल दैट वाज नॉट इन बैलेंस। और जब इम्बैलेंस होती हैं चीज़ें तो रिजल्ट जो हैं वो भी इम्बैलेंस ही होते हैं। अच्छा अशरफ साहब, हमें चौधरी अख्तर तनवीर साहब जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, सीनियर लॉयर हैं, हमारी बात उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। चौधरी साहब जी बहुत जी शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। कनेक्टिविटी का काफ़ी देर इशू भी रहा, आपसे बात नहीं हो पा रही थी। मैं आपके पास सीधा एक सवाल लाना चाहूँगा। अशरफ साहब ने बहुत ज़बरदस्त तजिया किया मुख्तलिफ पहलुओं पर, खास तौर पर साइफर केस की बात इन्होंने की, मईशत की बात की। तो ये सब आप मुझे इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में अचानक मिले तो आपने कहा मैं कुछ कहना चाहूँगा। मईशत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, अवाम की तर्जुमानी कैसे करेंगे? बाद में हम आपसे लीगल डिस्कशन करेंगे मुख्तलिफ केसेस की। अवाम मुश्किल में, अवाम दर्द में है। और आपको एक और बात आपके सामने रखना चलूँ कि निगरान हुकूमत के सामने बड़े बुरानों का सामना करना पड़ रहा है मुल्क में। बिजली के क्रैकडाउन से लेकर आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो जितनी भी कह लें कि मार्केट है, जितना भी स्टॉक एक्सचेंज है, अरबों खरबों का इस वक्त क्रैश कर गया है निगरान हुकूमत की वजह से। कोई भी करीब नहीं आना चाह रहा। क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच नासिर भाई, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। जैसा कि आपने इब्तिदा में जुमला अदा किया कि आपने कहा था कि मैंने इस कौम के लिए कुछ कहना है, मईशत के जो हालात चल रहे हैं उस पर कुछ कहना है, तो डिटेल आपने बयान कर दी। अशरफ सुहेल साहब ने कुछ बातें की होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त ऑनलाइन नहीं हो पाया। इन डिटेल उनका तजिया अपना जगह मौजूद होगा। मैं इन शॉर्टकट 2 जुमले अक्सर कहता रहता हूँ, आज भी आपके इस प्रोग्राम की वसातत से कहूँगा। सबसे पहले हमने अपने गिरबानों में झांकना है कि हमने क्या इस मुल्क को दिया, कौन से पार्लियामेंटेरियन हमने दिए, हमने क्या तोहफे भेजे वहां पार्लियामेंटेरियन के तौर पर। वेल एजुकेटेड भेजे? नहीं। अगर इकोनॉमिकली देखें, कोई एक्सपर्ट भेजा हमने? आंसर आएगा नो। अब इन 2 चीजों को सामने रख के जब जाएंगे, लेजिस्लेटर जो होता है वो होता है इस नेशन के लिए। मैं अवाम पब्लिक वर्ड नहीं यूज करता, मैं कहता हूँ नेशन कहो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मुदा मुदा तो फिर मुदा बन के निकलता है। अगर उसको महमूद के नाम से पुकारो तो वो अपने अंदर जितनी काबिलियत होगी महमूद की लेके आएगा। तो खुदा का वास्ते आप पहले तो अपने आप को दुरुस्त करें कि अवाम नहीं, हम कौम है। एक दफा इनको इस लाइन पे लगाओ, ये कौम बनेगी। मैं वापस आता हूँ फिर अपनी जगह पे। इस कौम को एक दफा सबक आप ये दे दें
کہ وہاں جو بندہ بھیج رہے ہیں جس نے لیجسلیشن کرنی ہے ایک غریب سے لے کے ایک آفیسر تک کے لیے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ معیشت تباہ کہاں سے ہوئی ہے؟ آج کل جو واویلا اٹھا ہمارے ہاں مہنگائی کا، جی وہ زرداری آیا اس نے کیا، نواز شریف آیا اس نے کیا، کرتے کرتے پھر یہ جب اکٹھے ہوتے کہتے نہیں فوج نے کر دیا. اپنے گلے کوئی فٹ نہیں کر رہا. مجھے یہ بتائیں آپ نے لیجسلیشن میں 1994 کے آئی پی پیز کو میں نکالتا ہوں نا، کیونکہ آج کا جو حواب نکلا ہوا ہے نا، بجلی کا بلاسٹ، ٹیرف کے بعد سرچارج، فیول ایڈجسٹمنٹ، پھر سیلز ٹیکس، پھر انکم ٹیکس، واٹ ایور مینشن ان دیٹ، وہ غریب کے لیے اس کی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں. اس کو کس نے کرنا تھا؟ لیجسلیٹر نے. پالیسی کس نے بنانی تھی؟ مقننہ نے. کیا بنائی؟ اٹھا کے ایک نیپرا بنایا، پھینک دیا. اب آپ کو ہم بتا رہے ہیں جی آپ ریگولیٹر ہیں، ریگولیٹر نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ لکھا بھیج دیا. کن کو؟ لیجسلیٹر نے بنا دیا ریگولیٹر واپس آ کے کلیم اللہ سے سلیم اللہ تک، سلیم اللہ سے پھر کلیم اللہ تک، گیم جا کے پھر مقننہ کے پاس کھڑی ہوتی ہے، سگنیٹری وہ ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں وہ ریگولیٹر نے ہمیں ایک ریکمنڈیشن دی تھی، ڈیو ٹو دیٹ ریزن ہم نے ٹیرف میں اتنی % انہانس کر دیا. یار یہ مجھے بتاؤ 94 سے پہلے کیا، میں اپنے ریجن کی بات کروں گا، میں کے الیکٹرک، پیسکو، لیسکو، ایسکو میں نہیں کروں گا. آئی ایم آسکنگ ٹو پنڈی اسلام آباد ریجن جو تھا، ناردرن ایریز کیا تھا. آپ مجھے یہ بتا دیں، ایک وابڈا کا نفذ ہم سنتے تھے، وہ چلا رہا ہوتا تھا، تو یہ اچانک وہ کون سی قلت پیدا ہوگی کہ اتنی آبادی ہو گئی ہے کہ 10,000 مربع فٹ پہ جو آبادی تھی وہ پوری نہیں ہو پا رہی. تو چلے ہم نے 2 یا 4 5 6 انڈسٹریز کو کہا جی آپ پاور جنریٹ کریں، ہم آپ کو آفر کرتے ہیں. چلے مان لیا، آبادی بڑھ گئی ہوگی، انڈسٹری بڑھ گئی ہوگی، کھپت زیادہ ہے، آپ نے آفر کر دی. لیکن یہ بتایا جائے اس وقت جو پالیسی ساز تھے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی یار ان کو ہم نے فری ہینڈ تو دے دیا کہ آپ جنریٹ کرو اور پبلک میں سیل کرو. چیک کس نے رکھنا تھا؟ کس نے چیک رکھنا تھا؟ لیجسلیشن نے نا. انہوں نے اٹھا کو ریگولیٹر کو رکھ دیا. ریگولیٹر کون ہے؟ Who are they? They are part and parcel of that legislation. برڈن کس پہ پڑا؟ غریب عوام پہ. آج پھر ان کا واویلا ہے کہ معیشت ہماری تباہ ہوگی، ملک اس کنارے پہنچ گیا. ایک کی غلطی نہیں ہے، سب کی غلطی ہے. لائن میں سب کھڑے ہو. اگر ایک بندہ کہے کہ نہیں میں تو حاجی ہوں بھائی، وہ پیچھے والا تھا اس نے خراب کر دیا، نہیں. حق سچ کی بات یہ کہ غلطیاں تم سب کی ہیں. خدا کا واسطہ ہے اس قوم کے ساتھ زیادتی مت کرو، واپس آؤ، قوم بناؤ ان کو. جس نے جو لوٹا ہے اپنی نسلوں کو ہم پہ دوبارہ مسلط کرو گے نا. جو بھی آئے گا اپنی نسلوں پہ ہم پہ مسلط کرے گا. کوئی غریب دوبارہ نہیں وہاں پہ پہنچ پائے گا. زرداری کا بیٹا آئے گا، نواز شریف کی بیٹی آئے گی، عمران خان کی اولاد آئے گی، فضل الرحمان کی آئے گی، نہ جانے جتنے سب کی اولادیں ہم پہ مسلط ہوں گی. تو خدا را اپنے ہی پیسے نکالو، اس ملک پہ ڈال دو، ان پہ پیسے اپنے بھیجو. اس ملک کی جو منجدار میں ڈال چکے ہو نا ایک لیول پہ لے کے آؤ. تمہاری نسلیں ہی حکومت کریں گی ہم پہ، ہم نے نہیں کرنا. ہم نے یہیں بیٹھ کے پھر تقریریں کرنی ہوتی ہیں خدا کا واسطہ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ. ہم تقریروں کے علاوہ اشرف بھائی تجزیے کے علاوہ یہ کوئی میرے بھائی آئے ہیں بٹی صاحب، ان ہم نے تجزیہ ہی کرنا ہوتا ہے. ہم روتے رہیں گے، حکمرانی تم لوگوں نے کرنی ہے. تو لہٰذا اس ملک کو خدا کا واسطہ ہے جو لوٹ کے لے گئے نا تھوڑا بہت واپس لاؤ. اتنا لاؤ کہ تمہاری نسلیں ہم پہ حکومت کر سکیں. اللہ کا واسطہ ہے. معیشت تباہ ان لوگوں نے کی ہے، یہ کرکس ہے اور اس کا ایک ہی علاج ہے قوم. تھینک یو. تو اسے میں آپ کی بات ہوں. غلام رسول بٹی صاحب نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. بٹی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بھی ٹائم نکالا اور اشرف صاحب سے بھی باتیں ہوئی، بڑی زبردست تجزیہ پیش کیا. اور چودھری تنویر صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، ان سے بھی بات ہوئی. بٹی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ملک میں آج کیا چل رہا ہے، کیا خبریں ہیں؟ آپ سے ڈائریکٹ یہی سوال کرتا ہوں، کیا چل رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ ناصر صاحب، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے استاد محترم اس پروگرام میں موجود ہیں اور میں ان کا بڑا ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ. اور اس کے بعد ناصر عظیم صاحب چل کیا رہا ہے اس وقت؟ ڈاکٹر عارف علوی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا ہاتھ کر گئے اور کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات انہوں نے مان لی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے
बड़े अच्छे बच्चे जो है वो बन गए हैं। आपको याद होगा कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ जो है वो 2 मुलाकातें हुई, एक आर्मी चीफ साहब की और फिर आर्मी चीफ साहब और डीजी ISI की मुलाकात हुई, जिसमें यही उनसे मुतालबा किया गया कि खुदा का वास्ता है कि आपने इमरान खान साहब की रवश के ऊपर नहीं चलना, आपने इमरान खान की तरह कोई धमाका नहीं करना। तो आज जो है वो प्रैक्टिकल उसका जो है वो सदर आरिफ अलवी साहब ने करके दिखाया, अच्छा बच्चा बन के दिखाया, किसी आईनी बहरान की तरफ जो है वो नहीं धकेला उनको। और इमरान खान साहब के कहने के बावजूद आज उनके वकील ने जो है वो कहा, पब्लिकली ये बात अनाउंस करवाई इमरान खान ने कि जाके डॉक्टर आरिफ अलवी को कहें कि वो इलेक्शन की तारीख दे। लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है उनके साथ बड़ा हाथ कर गए और उन्होंने जो है वो जो बॉल है वो इलेक्शन कमीशन और कोर्ट की बास्केट में डाल दी है। तो ये बहुत बड़ी आज कह ले, मैं तो इसको बगावत भी कहता हूँ, या यूं कह ले कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने इक्तदार का जो मजा है या इक्तदार को जो नहीं छोड़ा जा सकता उसकी एक मिसाल कायम करती है अपनी पार्टी के अंगेंस्ट जाके। क्योंकि आपको याद है कि तहरीक इंसाफ वालों ने करारदाद भी मंजूर की कि आप, फिर उसके बाद खत लिखा गया कि आप जो है वो इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस करें, लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो उसके अंगेंस्ट चले गए। तो ये वो चीज है कि आईनी मुद्दत 5 साल का ओहदा एंजॉय करने के बाद भी, नो डाउट कि आगे भी उनका राइट है जब तक दूसरे सदर नहीं आते, लेकिन इसके बावजूद भी उनको ये अच्छा लगा कि बजाय पार्टी के साथ वफादारी करें, बजाय अपने लीडर की बात माने, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की बात मान ली और उन्होंने कहा कि आराम से जो है वो आगे वाला जितना पीरियड चलता है उसको भी गुजारते हैं। ताज़ा तरीन खबर तो नासिर अजीम साहब इस वक्त यही है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो बड़े दिनों से कुछ लौंडे लपाड़े लगे हुए थे, ये ले जी डॉक्टर आरिफ अलवी सरप्राइज तैयार करके बैठ गए हैं, बड़ा धमाका ऐवान सदर से होने वाला है, डॉक्टर आरिफ अलवी पता नहीं कौन सा जो है वो कट्टा खोल देंगे। और वो जनाब आज वो उन्होंने तजवीज दे दी है और उन्होंने कहा जी जो आइन के मुताबिक इलेक्शन बनते हैं उनके ख्याल के मुताबिक कि जनाब ये अब असम्बलियां जो तहरील हुई हैं तो आप देख लें, इसके ऊपर कोर्ट से रहनुमाई ले लें। एक ही वक्त में उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन करवाने के ऊपर इत्तेफाक भी करते हैं। तो ये जो है वो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं नासिर अजीम साहब। और इसके अलावा बाकी आपको पता है कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो एक तरफ डंडा ऑपरेशन भी चल रहा है और वो डंडा ऑपरेशन जो है वो आपके सामने है कि वो डॉलर माफिया के खिलाफ, शुगर माफिया के खिलाफ, बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ, करप्शन करने वालों के खिलाफ इस मुल्क में जारी है। तो अब देखते हैं उस डंडे का रिजल्ट क्या निकलता है, क्योंकि कभी भी पहले भी इस तरह की चीजें आपको पता है भुट्टो साहब ने भी की, जनरल मुशर्रफ साहब ने भी करने की कोशिश की, अभी आर्मी चीफ साहब भी कर रहे हैं। और अल्लाह करे कि किसी गरीब का कोई भला हो जाए जो है वो उनके इस डंडा ऑपरेशन से। तो नासिर अजीम साहब मैं चाहूंगा कि ज्यादा वक्त जो है मैं ना लूं, मैं चाहूंगा अच्छा मैं भट्टी साहब लौट के आता हूँ। अशरफ साहब जाना चाहूंगा पाकिस्तान के वाले से बात की। अशरफ साहब चीन और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामला हुआ इंटरनेशनल लेवल पे मैं लेके जाना चाहूंगा कि चीन भी बड़ा अहमियत का हामिल और अफगानिस्तान में जो कुछ भी होता है पाकिस्तान पे बड़ा इम्पैक्ट आता है। चीन अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के दौरान सफीर तैनात करने वाला पहला मुल्क बन गया है। क्या कहना चाहेंगे चीन के हवाले से, जो ये एक हिकमत अमली अपनाई गई, अपना सफीर वहां पर नामजद करके भिजवा दिया गया, अफगानिस्तान की जो बेहतरी आ रही है इकॉनमी की, और अफगानिस्तान जिस सिचुएशन में जा रहा है पाकिस्तान से उसकी इकॉनमी बेहतर होती जा रही है, और जो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं खारजी हो, दाखिली हो या मईशत की हो, क्या कहना चाहेंगे और क्या पाकिस्तान पे किस लेवल का इम्पैक्ट आएगा, क्या कहेंगे? बहुत ही अहम बात और बहुत अहम नुक्ता और सवाल आपने उठाया है। मैं आपको बताता चलूँ कि चीन जो है डेफिनेटली एक सुपर पावर है, दुनिया की एक ताकत है और अफ़गानिस्तान के साथ वो काफ़ी देर से एंगेज है और चीन की एंगेजमेंट अफ़गानिस्तान तक नहीं है। आप अगर थोड़ा सा चंद माह पीछे चले जाएं तो मार्च में चीन ने बहुत हेक्टिक एक सफारतकारी की सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, और आपने देखा कि किस तरह से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो तवील एक तनाज़ात की तारीख़ है, सियासी तारीख़ जो सी है, वो कन्वर्ट हो गई एक दोस्ती में और एक खैर सगाली में, और दोनों मुल्कों की जो हाई अप्स हैं वो एक दूसरे के विज़िट कर रहे हैं, सफारत की ताल्लुकात भी बहाल हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर चीन ने एक अगला कदम उठाया कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान
اس نے بارڈر کے اوپر بھی اور دونوں ملکوں کے درمیان بہت ساری ایشوز کے اوپر ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرایا. اب وہ افغانستان پر ورک کر رہا ہے اور افغانستان کے اوپر بھی چین ایک خاصی عرصے سے ورکنگ میں ہے. اور جیسے آپ نے افغانستان کا ذکر کیا کہ افغانستان کی جو حکومت ہے عبوری حکومت طالبان کی, انہوں نے سٹیپس لیے ہیں وہاں پہ اپنی اکانومی کے لیے, اور سمپل سی بات ہے ان کے سٹیپس جو سے ہیں وہ بڑے کلیئر سے سٹیپس ہیں, اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ انہوں نے جو کرپٹ مافیا تھی وہاں پہ ان پر ہاتھ ڈالا اور انہوں نے جو کرپشن کی ہوئی تھی اربوں ڈالرز کی وہ انہوں نے ان سے نکلوائی. کوئی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 6-6.5 ارب ڈالرز افغانستان نے اپنے سیاستدانوں سے اور اپنے کرپٹ مافیا سے نکلوائے, اور ان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر بھی ہوئی. کچھ بارڈر کے فلاز ہیں پاکستان کی وجہ سے بھی ان کی اکانومی کو ایک بہتری ہوئی, لیکن وہ تو خیر مصنوعی بات ہے. اور چین کی جو آپ بات کر رہے ہیں, چین ایک بہت لمبی گیم کے اوپر ہے, ایک لمبا جسے کہا جا سکتا ہے, اس کا پلان ہے آپ جانتے ہیں سی پیک ہے, اور اس کے بعد روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو ہے چین کا, جس میں ایشیا اور افریقہ اور یورپ کے درمیان ایک انٹر کنیکٹیوٹی ہے. اور آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا جو G20 کانفرنس ہوئی ہے انڈیا میں, وہاں پر جو انڈیا نے اعلان کیا ہے, انڈیا سے مڈل ایسٹ اور مڈل ایسٹ سے یورپ کا جو ایک روٹ اس نے اعلان کیا ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں فرام UAE ٹو ٹرکی, یعنی متحدہ عرب امارات سے قطر اور پھر اس کے بعد ترکی تک کا جو انہوں نے ریلوے ٹریک کا اعلان کیا ہے, اور وہ ریلوے ٹریک جو ہے آگے جو ہے اس کو سمندر کو ٹچ کرے گا جو کہ یورپ کو آگے لے کر جائے گا. انڈیا اور دبئی اور ممبئی کے درمیان جو کیبل ایک کنیکٹیوٹی ہوگی انڈر سی, اس کی بنیاد پر ایک نیا ایک روٹ ہے, یہ امریکن سپورٹ کے ساتھ, امریکن انیشیٹو کے ساتھ, اور یہ ایک ایسا روٹ ہے جو ایک چین کی جو بالادستی ہے اکانومی میں, انٹرنیشنل اکانومی میں, اس کو ایک چیلنج ہے, اس کو ایک تھریٹ ہے, اور اس کے آنسر میں چین بہرحال متحرک ہوا ہے, اور چین نے افغانستان کو روپ میں لیا ہے. افغانستان کے ساتھ وہ ایران کو لے رہا ہے, اگلے 25 سال میں ایران کے اندر اس نے 400 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنی ہے. تو یہ اصل میں جو بگ گنز ہیں دنیا کی, USA اور چائنا, ان کے درمیان جو ایک مسابقت اور ایک مخاصمت جو سی ہے, اس کی ایک کہانی اور داستان ہے. ہاں, اس میں سے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یعنی پاکستانیوں نے اس ریجن کے اندر اور انٹرنیشنل جو معاملات ہیں ان کے اندر جو چینجز آ رہی ہے, اور ان کے اندر جو کشمکش ہے, کانفلکٹ ہے, اس سے اپنا حصہ جو سا ہے بینیفٹ کا حصہ, برائی کا نہیں کہ دہشت گردی کو گھر لے کر آ جائیں اور دوسروں کی جنگ جو سی ہے اور آ گیا اس کو اٹھا کر اپنے گھر میں لے کر بیٹھ جائیں. آپ کوئی اکانومی کی طرف جائیں اور اس جنگ کی طرف توجہ کریں. آپ کے پاس ایک بہت بڑا ایج ہے, جو جغرافیائی ایج ہے, جو اسٹریٹجک ایج ہے, جو آپ کا ایک خطے کے اندر ایج ہے. پاکستان جو ہے ویسی جگہ کے اوپر ہے کہ جہاں سے وہ افغانستان کو بھی لنک کرتا ہے, ایران کو بھی کرتا ہے, اور ایران آگے ٹرکی کو کرتا ہے, مڈل ایسٹ کو بھی کرتا ہے, اچھا پاکستان اور اشرف صاحب, سینٹرل ایشیا اشرف صاحب ایک سوال لے لیں کہ یہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں, اب یہ کہنا بھی باعث شرمندگی ہے کہ کیا پاکستان کو افغانستان سے سیکھنا چاہیے کہ اتنی طویل جنگ کے بعد بھی آج معیشت کو سنبھال کے لے گئے, آج سفیروں کی تعینات کا شروع ہو جانا, اٹس بین کہ وہ ان کی اسٹریٹجی اچھی ہے, ہم کیوں دن بدن پیچھے جاتے جا رہے ہیں؟ بنگلہ دیش بہت آگے چلا گیا جو ہم سے الگ ہوا تھا, افغانستان بہت آگے چلا گیا. کیا کہنا چاہیں گے اپنے لوگوں کو, کیا کہنا چاہیں گے سیاستدانوں کو؟ اچھا, ہم اگر اپنی خود ساختہ کسی انا کی وجہ سے افغانستان سے سیکھنے سے شرمندہ ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ انڈیا سے سیکھ لیں. انڈیا نے آپ کو پتا کرنسی کے اوپر بین کر دیا تھا مودی نے, اور اتنے بڑا پریشر اور پاور کے باوجود اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا, انہوں نے بڑے نوٹ ختم کر دیے تھے. آپ بھی کریں, آج 5,000 کا نوٹ, اس کو پابندی لگائے نا ذرا 2 ماہ کے لیے, سارا باہر آ جائے گا سرمایہ. پھر چلیں, آپ نے انڈیا سے بھی آپ کو شرم آتی ہے کہ ہمارا دشمن ہے, تو سعودی عرب سے سیکھ لیں. MBS نے جب وہ آئے تھے تو جو جتنے بھی ان کے بڑی گنز تھے ان کو اس نے بند کر دیا تھا ہوٹل کے اندر, اور درجنوں ارب ڈالرز اس نے نکلوائے تھے ان سے اپنے ملک کے لیے, اپنی سیکیورٹی اور اپنی سلامتی کے لیے. کہیں تو جا کے کسی سے تو سیکھنے کی کوشش کریں. اپنے بنگلہ دیش کا ذکر کیا, ہمیں چلے شرم آتی نہیں ہے تو شرم کر ہی لیں کہ انڈیا نے ابھی جو G20 کانفرنس ہوئی ہے وہاں پہ بنگلہ دیش ایک مبصر کے طور پر گیا, حسینہ واجد وہاں پر گئی ہیں,
रजब अर्दवान भी वहां पर चले गए, MBS भी वहां पर चले गए। हमें इस बात पर ही शर्म कर लेनी चाहिए कि MBS ने पहले शेड्यूल किया था कि 6 घंटे के लिए पाकिस्तान आएंगे, वो नहीं आए। और हमारी हालत पता क्या है? हमारी हालत ये है कि एक बंदा ये कहता है कि जो खान साहब है ना, उनके साथ MBS की दोस्ती थी, और खान साहब की दोस्ती, चूंकि खान साहब को उन्होंने अंदर बंद कर लिया इसलिए वो नहीं आए। और दूसरा ये कहता है कि उसने जो घड़ी चोरी की थी वैसे पाकिस्तान से नाराज है। यानी हमारी मेंटेलिटी ये है। हमारे जो दोस्त हैं चौधरी साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि यार कौम बना लो, लेकिन कौमियत का आलम हमारा ये है कि हमने शख्सियात को स्टेट के ऊपर कर दिया। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि सऊदी अरब का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, ना कि सऊदी अरब का ताल्लुक नवाज शरीफ के साथ या इमरान खान के साथ होना चाहिए। सऊदी अरब को किसका दोस्त होना चाहिए? अमेरिका को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? पाकिस्तान के साथ या नवाज शरीफ के साथ? पाकिस्तान के साथ या इमरान खान के साथ? ये तो हमारी मफलूकल हाली है, ये हमारी ज़हनी पसमानदगी का ये आलम है। ये मैं आपको बात बताऊं कि हम जिस डगर पर जा रहे हैं और जिस नहज पर हम जा रहे हैं और जिस डायरेक्शन को हमने पकड़ा हुआ है, इसमें अगर हमने 180 का चेंज ना किया और बदला ना अपने आप को, तो फिर वाकयात मैं आपको बता दूं, हम जिसे कहा जा सकता है जो मर्जी बकवास करते रहे, जितनी मर्जी नारेबाजी लगाते रहे कि हमें, अच्छा अजीब सा कहानी है हमारे ऊपर। पाकिस्तान को अल्लाह ताला की बड़ी खास सपोर्ट है, इसको नहीं कुछ होने लगा, जो मर्जी हो जाए ये नहीं टूटेगा। ये भाई क्यों, क्या क्या है पाकिस्तान के हवाले से? आप जब अच्छे काम नहीं करेंगे तो अल्लाह ने अच्छा आपका ठेका लिया? क्या पाकिस्तान अच्छा सर, मैं आपकी जानिब दोबारा मैं आपकी जानिब दोबारा लौट के आऊंगा। चौधरी तनवीर साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं। चौधरी साहब, आज साइफर केस की समाअत हुई, कानूनी पहलू आपसे जानना चाहूंगा। बतौर माहिर कानून क्या देख रहे हैं? इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी का मुस्तकबिल साइफर केस के हवाले से डे बाय डे प्रोसीडिंग्स आपको देखने और सुनने को मिल रही होती है, क्या कहना चाहेंगे? बतौर माहिर कानून आप क्या समझते हैं, खान साहब वाकई सजा की जानिब जा रहे हैं? सर, कोर्ट केस के हवाले से अगर नए क्वेश्चन पुट करें तो आई थिंक बेटर, क्योंकि कोई आर्गूमेंट्स ऐसा नेगेटिव निकल जाएगा या पॉजिटिव सेंस में चलेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। मेरी एक ओपिनियन ये है कि प्रोसीडिंग में ना ही कोई क्वेश्चन पुट करें, इसको कंटिन्यू रहने दें। मैं चौधरी साहब हम प्रोसीडिंग की बात नहीं कर रहे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, साइफर डॉक्यूमेंट और कानून, साइफर का डॉक्यूमेंट और कानून क्या कहता है? क्या साइफर डॉक्यूमेंट को लीक किया जा सकता था? मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ, आप प्रोसीडिंग की बात ही ना करें। देखिए, मैं अक्सर इस बात को डिस्करेज ही करता हूँ कि जो मैटर सब जुडिस हो कोर्ट में, उसको कहीं पे भी डिबेट में मत लाया जाए। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं, माइट भी उसका मैसेज ये चला जा रहा होता है कि आप किसी एक पार्टी की फेवर करके आया कोर्ट की तरफ से कोई कमेंट्स पास करने जा रहे हैं या कोर्ट को मैसेज देने जा रहे हैं या अगेंस्ट दी कोर्ट, वो बहुत नेगेटिव। नहीं चौधरी साहब, शाम के वक्त जितने लीगल एक्सपर्ट बैठते हैं वो, चौधरी साहब मेरी अर्ज सुन लें। मैं इस बात को नहीं छेड़ूंगा जब तक सब जुडिस है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं। चले, मैं फिर चौधरी साहब आपको तो बतौर लीगल एक्सपर्ट ही हमने साथ लिया हुआ और लीगल ओपिनियंस ही आपने से लेनी है, तो मैं आपकी जानिब दोबारा लौट के आता हूँ। भट्टी साहब कोर्ट में नहीं, अभी हाई कोर्ट लाहौर डिस्कस कर रही है, इधर हाई कोर्ट इस्लामाबाद करेगी, उधर सुप्रीम, तीन पैन। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको साइलेंट ही रहने दें फिलहाल। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगा कि निगरान हुकूमत के हवाले से एक बड़ी अहम खबर चल रही है कि सरमायाकारों को निगरान हुकूमत रास नहीं आई, और स्टॉक मार्केट के हवाले से मैंने अशरफ साहब से भी सवाल किया था, स्टॉक मार्केट के हवाले से 18 दिनों में खरबों डूब गए। क्या कहना चाहेंगे इस मईशत के हवाले? देखिए नासिर अजीम साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि निगरान गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल रास नहीं आई, क्योंकि निगरान हुकूमत के इस वक्त कंट्रोल और हाथ में कुछ नहीं है, और उसके मुतबादल जो है वो कुछ चीजें की जा रही हैं, और वो आपको पता है कि डंडा ऑपरेशन की सूरत में है। नासिर अजीम साहब, मैं दो चीजों के ऊपर जोर डालूंगा, और वो दोनों जो बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए हैं उनकी बातों को जो है वो आगे लेकर के चलूंगा। सबसे पहली बात तो मुझे अख्तर साहब की जो है वो बात बड़ी अच्छी लगी, और मेरा ख्याल है कि इसको कानून बना देना चाहिए इस मुल्क में कि जो केस जो है वो चल रहा हो कोर्ट के अंदर, ये अभी जो इस वक्त जो हमारी अदलिया का एक नेगेटिव इमेज जा रहा है, नासिर अजीम साहब, ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी इनकी। और क्योंकि हमारी अदलिया के इस टाइम पे जो एक बहुत हद तक नेगेटिव इमेज जा रहा है, उसकी बड़ी वजह ये भी है
کیونکہ جو دو تین پارٹیاں ہیں وہ اپنے اپنے یا ان کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی اپنی پسند کے ریمارکس کے اوپر جو ہے وہ تجزیہ دے کے ایک ڈفرینٹ اینگل دیکھ کے جو ہے وہ کورٹ کو غلط ثابت کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا کہ جو اس وقت یہ جو چیزیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کو ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ کورٹ کے جو معاملات ہیں اس کو ٹی وی کے اوپر ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے وہ ہماری عدلیہ کی بڑی نیگیٹو جو ہے وہ امیج بلڈنگ بھی ہے. دوسرا اشرف سہیل صاحب نے ایک بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا کیونکہ جو اچھا پوائنٹ ہو اس کے اوپر جو ہے وہ زور دینا چاہیے. تو ناصر عظیم صاحب اس وقت اشرف سہیل صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ اس وقت ہمارا یہ المیہ ہے, ہماری قوم کا یہ المیہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ سے اوپر جو ہے وہ شخصیات کو کر لیا ہے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. اس کے اوپر ہمیں یہ کہہ لیں کہ گانٹ باندھ لینی چاہیے اس جملے کے اوپر اشرف سہیل صاحب کے, جو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو اس قوم کا المیہ ہے وہ ہم نے اسٹیٹ کے اوپر فوقیت دے دی ہے شخصیات کو. اسٹیٹ کو نیچے کر دیا ہے, شخصیات کو اوپر کر دیا ہے. مطلب عمران خان کو اچھا کہیں گے تو پاکستان اچھا ہے, نہیں تو نہیں ہے. نواز شریف کے ساتھ والے کہتے ہیں کہ نواز شریف ہے تو پاکستان ہے, نہیں تو نہیں ہے. بھائی پاکستان پہلے ہے, یہ لوگ بعد میں ہیں. پاکستان کی سالمیت پہلے ہے, یہ لوگ بعد میں ہیں. پاکستان کا بھلا پہلے ہے, یہ ان لوگوں کا بھلا بعد میں ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ ہمیں یہ والا جو تاثر ہے نا کہ وہ شہزادہ صاحب اس لیے نہیں آئے کہ جناب وہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں اور انہوں نے کہا کہ بڑے بھائی کو ہمارے کو جیل میں ڈالا ہوا ہے تو میں نہیں آؤں گا. اور اس کے اوپر بٹی صاحب پروگرام کے 4 منٹ باقی ہیں. ایک سوال ساتھ ہی لے لیں کہ استقلال پاکستان پارٹی کا ایک ہی دن میں انتخابات کروانے کے حوالے سے تجویز کا خیر مقدم کیا گیا. پھر 2 عاشقان اطلاعات جو ہیں استقلال پاکستان پارٹی کی, کیا کہنا چاہیں گے؟ استقلال پاکستان پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ بیان اور یہ ایک ہی دن کے انتخابات, اب ہر سیاستدان یہ چاہتا ہے, ہر پارٹی چاہتی ہے ایک دن انتخابات ہو جائیں. ترمیم بھی انہوں نے خود کی, کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی سوال آپ سے, پھر اشرف صاحب سے اور ناصر عظیم صاحب. اس حوالے سے میں مختصر یہ کہوں گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا آج بھی بیان آیا ہوا تھا کہ وہ الیکشن فروری میں دیکھ رہے ہیں اور الیکشن 2024 میں ہی فی الحال نظر آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ جو خیر مقدم کرنے والا ہے, اس میں تو اب کوئی خیر مقدم کرنے والی بات ہی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جب بھی الیکشن ہوں گے یا جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں, اور وہ پہلے بھی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 2 صوبوں کے الیکشن نہیں ہوئے تھے, وہ اسی وجہ سے ہی نہیں ہوئے تھے, اسی ضد میں ہی نہیں ہوئے تھے کہ الیکشن جو ہے وہ تمام الیکشن ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے. تو یہ اب تمام جماعتیں چاہیں گے اور یہ تمام حلقے چاہیں گے اور یہ الیکشن اب ایک ہی ٹائم پہ ہوں گے. تو اس میں اب وہ خیر مقدم کریں یا جو بھی کریں وہ اب ان کا ہے کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اب مارکیٹ میں ان بھی تو رہنا ہے. الیکشن تو ایک ہی وقت میں ہوں گے انشاءاللہ. اشرف صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک دن کا الیکشن صدر پاکستان سے لے کے الیکشن کمیشن تک, اور صدر پاکستان سے الیکشن کمیشن سے لے کر تمام سیاسی جماعتیں اب ایک ہی ضد کر رہی ہیں, الیکشن ایک دن میں چاہیے اور جلد چاہیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس کو انڈورس کروں گا کہ الیکشن ایک ہی دن ہونی چاہیے. اس لیے اس کی بنیادی وجہ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ چلیں اخراجات جو ان سے بچیں گے, بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ایک تجویز بھی رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ تجویز یہ ہے کہ یہ جو ہماری محب وطن پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو ملک کی اقتصادیات کا بہت ہی خیال ہے اور اس کی درد میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ پاکستان کہیں ڈیفالٹ نہ ہو جائے. تو میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, ان سے میں ایک تجویز ان کے سامنے رکھوں گا, اگر کوئی قانون بن جائے, کوئی بھی طریقہ ڈنڈے سے بے شک کر لیں, 2 کام کریں. ایک تو یہ کریں کہ ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ الیکشن کے جو بھی نتائج ہوں گے آپ نے ان کو 5 سال کے لیے ماننا. دوسری بات, الیکشن کے جتنے اخراجات ہیں اقتدار میں ان لوگوں نے آنا ہے. جیسے ابھی میرے بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ کے بچوں نے حکومت سنبھالنی ہے, آپ لوگوں نے اقتدار میں آنا ہے, آپ نے لوٹ مار کرنی ہے, آپ نے انویسٹمنٹ کر کے کمائیاں کرنی ہے. تو الیکشن کے سارے اخراجات پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر جو بھی حصہ لے رہی ہے اس کے سائز, جسے کہتے ہیں نا حصہ بقدر جسہ, اس کے سائز اور اس کی کیپیسٹی کے مطابق جتنے بندے وہ کھڑے کریں الیکشن میں, قومی یا صوبائی اسمبلی میں, اتنے پیسے اس پورشن کے مطابق ان سے وصول کیے تھے. الیکشن کے فنڈز اور پیسے جو سے عوام کی جو کمائی ہے یا ان کے جو ٹیکسز ہیں وہ اتنے حرام کے نہیں ہیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے لیے الیکشن کے اوپر خرچ کریں. الیکشن ہونے چاہیے. بہت شکریہ اشرف صاحب.
तनवीर साहब क्या कहना चाहेंगे? एक दिन में इलेक्शन, तमाम सियासी पार्टियों की मिन्नत तरला जारी, सदर पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात बढ़ चुके हैं, क्या कहेंगे? शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, टाइम 2 से 3 मिनट बाकी। देखिए ये जो तो इस वक्त कहा जा रहा है कि तमाम पार्टीज को कह रहे हैं कि एक दिन में इलेक्शन हो, ये कोई पहली दफा नहीं एक दिन में इलेक्शन हुए। माजी में चले जाएं तो एक दिन में सूबाई कौमी असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, और इस अगर ये एक मैशत पे भी नहीं नुकसान होगा। आप देखें कि एक एमपीए एक एमएनए जब वो अपने नामजदगी के पेपर जमा करवाने जाएगा तो वो इलेक्शन कमीशन में अपनी फीस डिपॉजिट करवाएगा, तो वो एक दिन में जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो हमारी इस मैशत को मुस्तहकम करेगा, बजाय इसके कि आज सूबाई असेंबली के आप करवाएं, कल इलेक्शन करवाएं, नेशनल असेंबली के करवाएं। और उसका सेकंड बेनिफिट ये है कि आपकी सेनेट के अंदर भी 50% आपके मेंबरान जो हैं वो रिजाइन कर चुके हैं, वो जा चुके हैं, और अनटिल अनलेस के चारों सूबों के इलेक्शन ना हो पाए उस वक्त तक आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर जो है वो भी क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए एक दिन में इलेक्शन कराना कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी ये इस्तेमाल करूंगा कि तमाम पार्टीज इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं और कोई भी जाती मफाद देखने में ना रहे कि आज हम एमएनए का इलेक्शन लड़ें या सूबाई का जीते तो कल हमें बेनिफिट मिलेगा वहां जाके। नहीं, बेनिफिट कौम का देखें, बेनिफिट इस पाकिस्तान का देखें। अपनी जात का बेनिफिट अब बस खत्म, बहुत हो गया। और मैं अब इस प्रोग्राम के वसातत से अपनी कौम से कहूंगा, खुदा का वास्ता है आंखें खोल के देखना मेरे समेत कि हम किसको भेजने जा रहे हैं। उसको भेजने जा रहे हैं कि जो एक रेडी वाले होगा ना उसको ऊपर बिठाएगा, या कि अपने तिजोरियां भर के जाएगा। मेरे समेत खुदा के वास्ते थोड़ा देख लीजिएगा, और एक दिन हो इलेक्शन। बिल्कुल एक बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मेरे साथ मौजूद थे अशरफ साहब जो कि लाहौर से सीनियर सहाफ़ी, चौधरी अख्तर तनवीर साहब कोर्ट सीनियर वकील हैं, और साथ हमारे गुलाम रसूल भट्टी सहाफ़ी, तज़कियाकार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। काइंडली उनका चैनल भी आप विजिट कीजिएगा, गुलाम रसूल भट्टी के नाम से वो चैनल करते हैं और उसमें तजिए तबसरे पेश करते हैं, बहुत सारी स्टोरीज भी ब्रेक करते हैं। मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा तजिए तबसरों के लिए, नासिर अजीम ऑफिशियल। और इस प्रोग्राम को लाइव देखने के लिए आफ्टर 5 to 10 मिनट्स यही प्रोग्राम रिपीट में लाइव चलेगा। एक नए यूट्यूब चैनल नासिर अजीम खान ADV के नाम से यूट्यूब चैनल है। इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर हूंगा। आज बात की बहुत सारे टॉपिक पे, साइफर केस से लेकर इलेक्शन कमीशन, सदर पाकिस्तान, मईशत, इकोनॉमी, अफगानिस्तान, चाइना की भी बात करते हुए हमारे जितने भी तजियाकार और मेहमान हमारे साथ शामिल थे उन्होंने खूबसूरत तजिया पेश किया। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे मुझे कल दोबारा 9 से 10 बजे मुख्तलिफ गेस्ट के साथ, और कल के भी बड़े स्पेशल गेस्ट ऑलरेडी गायब हो चुका है। कल आप मुख्तलिफ तजियाकारों को देखेंगे इसी स्क्रीन पर। आप हमें सपोर्ट करें, आप हमें लाइक शेयर करें, ताकि आप हमारी सपोर्ट बनेंगे तो हम आपकी आवाज बनते रहेंगे। आप देख रहे थे नासिर अजीम खान ADV यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।